हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच मोहम्मद गोरी के बारे में लेकर आया। इससे पहले हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे। तो क्या बोल रखा है, इसका शासक काल जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने शासक किया है, मतलब शासन किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के शासक थे, उसके बाद मोहम्मद गजनी जो तुर्कियों द्वारा आया था और गजनी में अपना वंश बसाया था। उसके बाद हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी तुर्क शासक का ही है, ठीक है, तुर्क शासक का ही है। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब शासक थे, अरब के लोग थे, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, भारत पे आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी पे आक्रमण किया तथा कत्ले आम तथा लूटपाट मचाई और भारत में तुर्क साम्राज्य के श्रेय मोहम्मद गोरी को ही दिया जाता है। इससे पहले मोहम्मद गजनी भी भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, ना कि भारत पे अपना साम्राज्य बनाना था। तो मोहम्मद गोरी जो था धन लूटने के साथ साथ वह साम्राज्य भी भारत में बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में तुर्क साम्राज्य, मतलब कि ये भी तुर्क वाला ही थे, मोहम्मद गोरी भी थे, वो तुर्की के ही थे, और मोहम्मद गजनी भी तुर्की का ही है, ठीक है। तो तुर्क साम्राज्य का श्रेय, मतलब भारत पे तुर्क साम्राज्य का अगर भारत पे विस्तार हुआ और किया कौन, तो वो श्रेय किसका जाता है, तो मोहम्मद गोरी को जाता है। क्या बोल रखा है कि मोहम्मद गोरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। मतलब कि मोहम्मद जो गजनी जो है, ये गोरी वर्ड जो देखेंगे, गोरी एक स्थान का नाम है जो गजनी के ही अधीन था, और वहाँ का शासक कौन थे, तो मोहम्मद गोरी थे। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या बोल रखा है कि 12वीं शताब्दी में, थोड़ा सा गोरी के बारे में हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, गोरी स्थान के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी वंश जिस तरह गजनी वंश का उदय हुआ था, तुर्कियों ने गजनी में आके गजनी वंश का उदय किया था, उसी तरह 12वीं शताब्दी के बीच में जो है इस वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश, गोरी वंश का। ये भी तुर्की से ही आए हुए थे, लेकिन गोर में अपना शासक बैठाए, इसीलिए वहाँ पे गोर वंश का स्थापना हुआ, ठीक है। यह क्या बोल रखा है कि यह तुर्कों का संसवनी वंश के थे। तो याद रखेंगे कि संसवनी, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद गोरी का वंश क्या था, तो संसवनी वंश था, ये चीज़ याद रखेंगे, और तुर्की का ही है ना। तो गोरी वंश की नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी थी। तो गोरी वंश का स्थापना जो कह सकते हैं किसने किया था, तो अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी थी। जहां सोज ने के मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या बोल रखा है कि जहां सोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन गोरी के सिंहासन पर बैठा। अब क्या बोल रखा है कि मोहम्मद गोरी जो है संसवनी वंश का था, और मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, ठीक है, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम कहीं पर ये दिया रहेगा, कहीं पे मोहम्मद गोरी लिखा रहेगा, कहीं ये नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी लिखा रहेगा, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो ये चीज़ याद रखेंगे इस नाम को। और कहीं पर ही कहीं आपको इस नाम को भी जिक्र है क्या, कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो ये 3 नाम से जाना गया है, मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो ये चीज़ याद रखेंगे, तीनों नाम एक ही आदमी का है, मोहम्मद गोरी का। अब क्या है, गोर के शासक गियाउद्दीन का छोटा भाई था। तो ये क्या है कि मोहम्मद गोरी जो थे वो क्या थे कि गोर के शासक गियाउद्दीन का छोटा भाई। अब क्या बोल रहा है, गियाउद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1163 ईस्वी में गोर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, और 1173 ईस्वी में गियाउद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गोर का क्षेत्र सौंप दिया। तो गोर का शासक बना मोहम्मद गोरी कब, तो 1173 में, ठीक है। और खुद जो मतलब कि स्वयं जो है वो गजनी का
अधिकार कर लिया, मतलब गजनी पर अधिकार कर लिया कौन? गियाउद्दीन, ठीक है, मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई, ठीक है। तो अब ये 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो था गौर का शासक बन चुका था, और मोहम्मद गोरी 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासक बना रहा, मतलब स्वतंत्र रूप, इसके बीच में कोई नहीं आया, वो पूरा इतना लगातार 1173 से 1206 ईस्वी तक रहा। लेकिन क्या किया उसने? सिक्कों पर अपने भाई का ही नाम उत्तीर्ण करवाया, मतलब अपने भाई का ही नाम वहाँ पे लिखवाया अपने सिक्कों पर, और वह एक अधीन राजा जैसा ही व्यवहार किया। अब क्या बोल रखा है? मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी, मतलब देहली वाल, ये कहीं पर लक्ष्मी भी लिखा रहेगा, कहीं देहली वाल भी लिखा रहेगा, की आकृति अंकित मिला है। मोहम्मद गोरी के एक सिक्के पर एक तरफ बैल की, मतलब एक सिक्का के तरफ जो है, एक तरफ की ओर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ जो है बैल की आकृति तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज अंकित है, जबकि इसके दूसरे तरफ घोड़े की आकृति के साथ मोहम्मद बिन शाम जिक्र है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी में गोमल दरवे से होकर मुल्तान को किया, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1175 ईस्वी में। किधर से आया था भारत? तो गोमल, ये गा है, ठीक है, गोमल दरवे से होकर मुल्तान पर किया, और इसके पश्चात उसने उच्च भी एक जगह का नाम है, उच्च को जीत लिया। तो यहाँ पे दो जगह पहला आक्रमण किया भारत पे, और 2 जगह ये जीत लिया था, मुल्तान को और उच्च को जीत लिया था। उसके बाद क्या किया कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गुजरात के शासक संभवतः मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मूलराज द्वितीय या कुछ इतिहासकारों की राय से भीमदेव द्वितीय से आबू पर्वत के समीप बुरी तरह पराजित हुआ, मतलब कि बुरी तरह से मोहम्मद गोरी ने क्या किया? हार गया था, और वह जो है जान बचाकर भाग गया। अब इसके पश्चात जो है ये हार के बाद उसने महसूस किया कि भारत को अगर जीतना है या भारत पे राज्य करना है तो पंजाब को आधार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पहले पंजाब को हासिल करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या किया? मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तथा 1186 ईस्वी में लाहौर को खुसरो मलिक से जीत लिया, लाहौर को भी जीत लिया था, तथा 1190 ईस्वी तक जो है संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना चुका था, मतलब कि पूरा पंजाब अब गौर के अंदर था। अब यहीं से क्या हो रहा है कि इसके बाद क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तभी बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान। तो क्या बोल रखा है? पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और अजमेर का शासक था, उसने 2 लाख अश्वारोही मतलब घोड़सवारी तथा 3000 हाथियों सहित विशाल सेना के नेतृत्व करते हुए मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चढ़ाई कर दी, मतलब कि मोहम्मद गोरी के विरुद्ध एक जंग छिड़ दी, और उसके सहयोग में राजपूत राजकुमारों ने उसकी सहायता की। परंतु अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पर ही भारत के जितने भी राजपूत राजकुमार थे वो क्या किए? पृथ्वीराज चौहान की मदद करें, लेकिन एक कनौज के गढ़वाल वंश का राजा जयचंद, ध्यान से समझेंगे, इसको याद रखते हैं कि कनौज के गढ़वाल वंश का राजा जयचंद इस युद्ध से अलग रहा। क्यों अलग रहा? रीजन क्या है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी लड़की को अपहरण करके इसका अपमान किया था, इसीलिए जयचंद ने इस आक्रमण से अलग रहा। बाकी सभी राजकुमारों ने इसका मदद किया था पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन एक राजा जो थे कनौज के गढ़वाल वंश का राजा जयचंद, यह इस युद्ध से बाहर रहा। अब क्या हुआ
कि थानेश्वर मतलब हरियाणा में है, एक नगर है थानेश्वर। तराई के मैदान में 1191 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हुआ और मुसलमानों की सेना छितर बितर मतलब कि तितर बितर हो गई और राजपूतों ने इन्हें जो है 40 मील तक पीछा किया था। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो है जान बचाकर भाग गई और अपना गजनी लौट गया। तो ये प्रथम युद्ध था, तराई का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब तराई का द्वितीय युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। अब तराई की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। अब इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी ने तराई के प्रथम युद्ध में हुए पराजित, मतलब कि प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गई थी, पराजित हो गए थे। उसी का बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में लगभग 1,20,000 सेना लेकर भारत की ओर प्रस्थान किया, मतलब युद्ध करने के लिए आया। और लगभग 150 राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज के पक्ष मतलब की सहायता दिया से युद्ध किया। अब पृथ्वीराज चौहान को सिरसा एक हरियाणा का एक जिला है के समीप पकड़ लिया गया, मतलब पृथ्वीराज को सिरसा में पकड़ लिया गया तथा संभव मतलब अनुमान लगाया जाता है कि उसी समय या अथवा कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई और शीघ्र ही मुसलमानों ने सिरसा और समाना जो पंजाब का एक टाउन है आदि जगहों पर कब्जा कर लिए, मतलब अधिकार बना लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो द्वितीय युद्ध भी किसके बीच में हुआ था? तो द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की। और फर्स्ट तराइन का युद्ध में कब किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच। और जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। अब देखेंगे इसमें से एक इम्पोर्टेंट जो कनौज के राजा, ठीक है, कनौज के राजा जयचंद जो क्या था कि तराई के युद्ध से बाहर रहा, उसके बारे में। तो कनौज जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद जो तराई के पहला युद्ध में बाहर रहे थे पर चढ़ाई कर दी, मतलब अब इसके विरुद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। और चंदवाल का युद्ध, ठीक है, अब चंदवाल में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदवाल का युद्ध मोहम्मद गोरी तथा कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें से जयचंद की हार और मृत्यु हो गई, मतलब कि वहीं पर ही मृत्यु हो गई। और चंदवार या चंदावर वर्तमान के फिरोजाबाद मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वतीय नगर था। ये चीज़ याद रखेंगे कि चंदवार या चंदावर, ठीक है, जो अभी वर्तमान में फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, उसी का पूर्ववर्तीय नगर था। ये चीज़ याद रखेंगे। तो क्या बोल रखा है कि चंदावर के युद्ध में, तो चंदावर के युद्ध में किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के विरुद्ध, जिसमें से किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। आधुनिक पाकिस्तान मतलब अभी के नाम में पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में नदी के किनारे, मतलब एक झेलम क्षेत्र है इसके, उसमें नदी के किनारे मोहम्मद गोरी को खोखर नामक जाठों के लोगों ने बदला लेने के लिए इसे मार डाला। और मोहम्मद गोरी का कोई बेटा ना होने के कारण जो इसका प्रिय, ठीक है, इसका साम्राज्य जो कैसे चलाएगा, भारत पे साम्राज्य जो फैलाया था, इसका कोई बेटा नहीं मोहम्मद गोरी का, तो इसका प्रिय जो दास था, ठीक है, गुलाम जिसे हम लोग कहते हैं, गुलाम या दास, वो कौन था? कुबुत-उद-दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर विस्तार किया। तो इसके बारे में हम लोग कुबुत-उद-दीन ऐबक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़े मोहम्मद गोरी के बारे में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो नए व्यूअर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।